नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में इतिहास विषय के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के ऊपर चर्चा करूँगा। 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका और इस विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। यह टॉपिक BN मंडल यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर सेकेंड सेमेस्टर के पत्र संख्या 7 में दिया गया है। इस प्रकार जो आज की कक्षा है यह MA हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये प्रतिष्ठा इतिहास मतलब BA हिस्ट्री पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वहाँ भी 1857 के विद्रोह की चर्चा की गई है। लेकिन 1857 के विद्रोह विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में ये स्नातकोत्तर में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इस टॉपिक को हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। हालांकि 1857 के विद्रोह पर हम लोग इससे पूर्व भी इसके कारण स्वरूप और परिणाम के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित कक्षाएं भी मेरे पिछले वीडियो में उपलब्ध है। आज हम लोग जो 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, सुनेंगे, उसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग रखा 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका या बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रकार कैसा था, कहाँ तक यह फैला था, इसका क्या रोल था, 1857 का विद्रोह बिहार में कैसे शुरू हुआ था। और दूसरे भाग में हम लोग इसको रखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत के बड़े हिस्से में एक बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ और एक समय अंग्रेज़ों को भी ऐसा लगने लगा कि भारत में उसकी सत्ता जो है अब वो समाप्त होने वाली है, उसके दिन जो हैं अब लद गए हैं और यहाँ से वो अपने बोरिया बिस्तर को समेटने के लिए तैयार होने लगी थी। लेकिन विद्रोह के अगले चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में, विद्रोहियों की गतिविधियों में, तौर तरीक़ों में, नेतृत्व में कुछ गिरावट आती है और अंग्रेज़ों को परिस्थितियों का भरपूर फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ भारत में मौजूद जमींदार वर्ग, कुछ क्षेत्रों में सैनिक वर्ग, प्रभावशाली वर्ग का अंग्रेज़ों को समर्थन मिलता है और उसके बलबूते अंग्रेज़ इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं। खुद अंग्रेज़ इतिहासकारों ने, अंग्रेज़ प्रशासकों ने यह स्वीकार किया था कि ये जो जमींदार वर्ग था या भारतीय देसी राजाओं का जो वर्ग था, जो अंग्रेजी हित के साथ अपने हित को भी जोड़कर देखता था, उन्होंने अंग्रेज़ों की सत्ता को बचाए रखने के लिए बांध का काम किया था, नहीं तो इस विद्रोह में उसकी सत्ता समाप्त होने वाली थी। उन्होंने इस प्रलयकाली विद्रोह में सामने आकर बीच में एक सुरक्षात्मक बांध के रूप में अंग्रेज़ों को बचा लिया था। हम लोग अपनी पिछली कक्षा में यह भी जान चुके हैं कि इस विद्रोह के होने के क्या क्या कारण थे, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा की थी आर्थिक असंतोष पर और देसी रजवाड़ों के हाथों से सत्ता को छीने जाने पर, मतलब पुराने शासकीय वर्ग और उससे जुड़े हुए लोगों को हटाए जाने पे। इसके अलावा आर्थिक असंतोष, ज़मीन से, खासकर ज़मीन से जुड़े हुए असंतोष
सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ जो वर्ग बेरोजगार हो गया, भूमिहीन हो गया, मजदूर हो गया, गरीब के रूप में बदल गया, तो ये भी उनके साथ साथ असंतोष में शामिल थे। तीसरा चर्चा हमने किया था कि भारतीय सेना में भी जो असंतोष था, देसी सेनाओं में या देसी भारतीय नागरिक जो सेना में, अंग्रेजी सेना में, कंपनी सेना में भर्ती थे, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उनका भी इस विद्रोह में उनका भी गुस्सा फूटा और वास्तविक रूप से विद्रोह की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा की गई। पहला शुरुआत जो हुई वो सैनिक रेजिमेंट से हुई। तात्कालिक रूप से विद्रोह के शुरू होने का कारण चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना था। उस समय जो एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाई जाती थी, उसमें जो कारतूस भरे जाते थे, वह उसके पीछे चर्बी से उसे सील किया हुआ रहता था। तो चर्बी को दांत से काट कर हटाना पड़ता था, मतलब उसके सील को खोलना पड़ता था और तब कारतूस को बंदूक में भरा जाता था। तो सैनिकों के बीच यह बात फैल गई। इस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी को बनाने के लिए ये जो सील किया जाता है कारतूस को, उसमें जो चर्बी का प्रयोग है, उसमें गाय और सूअर के मांस का प्रयोग है। तो गाय और सूअर दोनों के चर्बी के प्रयोग से हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग खफा हो गए और इस तरह तात्कालिक कारण के रूप में यह घटना विद्रोह को भड़काने के लिए पर्याप्त साबित हुई। इसके साथ साथ हम लोग इसके स्वरूप के बारे में भी पहले से चर्चा कर चुके हैं कि क्या यह विद्रोह जो था वो स्थानीय प्रकृति का था या छिटपुट रूप में था या इसकी प्रकृति गंभीर थी। इस पर अलग अलग इतिहासकारों की राय भी देख चुके हैं और कुल मिलाकर निष्कर्ष यह भी सामने आया कि यह विद्रोह हालांकि सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होती है, लेकिन बाद में इसकी प्रकृति बदल जाती है। यह जमींदारों के विद्रोह से शुरू होती है, लेकिन बाद में इसकी प्रकृति बदल जाती है। मतलब इस असंतोष में कोई एक कारण नहीं था, किसी एक वर्ग से जुड़ा हुआ कोई कारण नहीं था। इसमें सैनिक असंतोष था, तो इसमें रजवाड़ों का भी असंतोष शामिल था, इसमें जमींदारों का भी असंतोष शामिल था, इसमें प्रबुद्ध भारतीयों का भी असंतोष शामिल था, इसमें देशभक्तों का भी असंतोष शामिल था, इसमें किसानों का भी असंतोष शामिल था। तो इसमें इस विद्रोह में कोई एक कारण दर्शाना कि यह विद्रोह किसी एक कारण से हुआ, यह संभव नहीं है, बल्कि इस विद्रोह में अनेक प्रकार के अनेक कारण जुटे हुए थे। लेकिन इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो अलग अलग जगहों पर स्थानीय देसी राज्य या जमींदार जो अपने सत्ता से बेदखल कर दिए गए थे वे कर रहे थे। और सैनिकों ने भी जो विद्रोह शुरू किया, सैनिकों ने भी जो विद्रोह की आग जलाई, वे सैनिक भी इन सत्ताओं के साथ, इन सत्ताओं के संरक्षण में चले गए, इन सत्ता के साथ मिलकर के विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। यह विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं रहा, वहाँ से फैलते हुए यह बिहार तक भी आ गया था। और बिहार में इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में हुई। वहाँ पर रोहनी में 30वीं रेजिमेंट थी और वहाँ देसी सैनिकों ने वहाँ अपने मेजर नॉर्मन लेस्की और अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। इस विद्रोह में 3 सैनिकों को इस विद्रोह को दबा दिया गया और 3 सैनिक जो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार माने गए थे उसको मृत्युदंड दे दिया गया और शुरुआती दौर में यह विद्रोह को दबा दिया गया। शुरुआती दौर में यह विद्रोह असफल रहा। उसके बाद असंतोष की दूसरी घटना पटना सिटी में हुई। पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोहियों ने चौक तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। आरंभ में विद्रोहियों को सफलता भी मिली और वहाँ का मेजर लॉयल मारा गया, लेकिन पटना का कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। उसने इस विद्रोह के नायक मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और बैजुल हक को बंदी बनाते हुए बहावियों के साथ उसके संबंध को दर्शाते हुए इन्हें फांसी दे दिया। 16 विद्रोहियों को मृत्युदंड
दे दिया गया। इस प्रकार इस विद्रोह को भी कुचलने में सफलता मिली, अंग्रेज़ों को सफलता मिली। देवघर में जो विद्रोह हुआ वह सैनिक कारणों से था और पटना सिटी का विद्रोह एक जन आंदोलन के रूप में उभरा था। लेकिन अंग्रेज इतना करके भी विद्रोह को पूरी तरह कुचल नहीं पाए, बल्कि विद्रोह की जो आग फैल रही थी वह शीघ्र ही दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगी। जैसे 25 जुलाई को यह विद्रोह उत्तरी बिहार पहुंच जाता है, जहां पर मुजफ्फरपुर में विद्रोही सेना और असंतुष्ट सेना द्वारा मेजर होम्स को और अन्य अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। उसी दिन दानापुर कैंट में भी 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह पर उतर जाते हैं और ये सैनिक दस्ता मिलते हुए जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब ये सिपाही से शुरू हुआ और यहाँ पर सामंती तत्व यहाँ आकर मिल जाते हैं। जगदीशपुर के जमींदार अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे और सैनिकों ने तुरंत इनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और इनके नेतृत्व में आगे विद्रोह करने को स्वीकार कर लिया। यहाँ जब सैनिक सामंती तत्व घुल मिल जाते हैं तो इस विद्रोह की भयावहता को या व्यापकता को भांपते हुए 30 जुलाई को सरकार संपूर्ण पटना प्रमंडल में मार्शल लॉ की घोषणा कर देती है। इस बीच विद्रोही गया पहुंचकर बंदी बनाए गए अन्य लोगों 400 लोगों को ही मुक्त करा लेते हैं और अंग्रेज समर्थक टिकारी राज पर हमला भी करते हैं। इसी तरह विद्रोहियों के क्षेत्र में जो रजवाड़े या जमींदार जो अंग्रेजी हित के साथ जुड़े हुए थे, अंग्रेजी समर्थक थे, उस पर विद्रोह उनके खिलाफ संघर्ष होता है, वहाँ विद्रोह होता है। भागलपुर में भी विद्रोह भड़का और विप्लव शाही और पीताम्बर शाही पलामू में विद्रोह करते हैं। इसी प्रकार विद्रोही जो है रोहतास सासाराम क्षेत्र तक के विद्रोही जो है वो जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह को हवा देने का प्रयास करते हैं। अलग अलग जगहों पर अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयास किया और बहुत जगह अंग्रेज स्थानीय स्तर पर इन विद्रोहों को दबाने में सफल भी रहे। क्योंकि ये विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में तो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इनके संसाधन इतने सीमित थे, आपस में इनका संपर्क इतना कम था या इतने तेज़ी से एक दूसरे गुट के साथ संपर्क और सहयोग नहीं बैठा पाए और अंग्रेज़ों ने त्वरित कार्रवाई की। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में अंग्रेजी राज समर्थकों का भी अंग्रेज़ों को समर्थन मिला। तो इन क्षेत्रों में अंग्रेज विद्रोहियों को आसानी से दबा पाने में सफल हुए। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि विद्रोहियों में केवल सैनिक और जमींदार वर्ग ही शामिल नहीं था, बल्कि कोई भी विद्रोह जो इतने व्यापक स्तर पर फैल जाए बिना जनता के समर्थन के संभव नहीं है। कोई भी विद्रोह इस स्थिति तक पहुंच जाए जब पूरे प्रदेश में या बहुत बड़े क्षेत्र में सरकार लुप्त हो जाए, सरकार प्रशासनिक मिशनरी ठप हो जाए और विद्रोही गतिविधि लगातार जारी रहे, यह बिना जनता के समर्थन के संभव नहीं है। यह भी हम उस समय की बात कर रहे हैं जब विश्व की सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन हुआ करती थी। ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था और संपन्न देश था। भारत में भी उसका एक प्रशासनिक ढांचा विकसित हो गया था, क्योंकि भारत आए हुए पलासी और बक्सर की लड़ाई को भी 100 साल बीत चुके थे। यहाँ पर भारत में आए हुए उनके 150-200 साल बीत चुके थे। बंगाल की सत्ता वे 100 साल पहले संभाल चुके थे और इस इलाके में, बिहार के इलाके में, जो बंगाल प्रदेश का ही हिस्सा था, उस हिस्से में 100 साल बाद विद्रोह पनप फैलता है, विद्रोह उपजता है शासन के खिलाफ और भयावह रूप से उपजता है, जिसे दबाने में अंग्रेज़ों को नाके चने चबाने पड़ते हैं। तो इस तरह के विद्रोह को बिना जनता के समर्थन के लंबे दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता है। तो यह आसानी से माना जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में अंग्रेज़ी समर्थक रजवाड़ों पर, जमींदारों पर हमले हुए
उसमें केवल सैनिक ही शामिल नहीं होगा, बल्कि उसमें उन्हें किसानों का, स्थानीय ग्रामीणों का भी समर्थन मिला होगा, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, समर्थन के रूप में हो, आश्रय के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, जिस रूप में हो, क्षेत्र की जनता ने भी विद्रोहियों का साथ दिया, विद्रोहियों को रहने छिपने की जगह प्रदान की और विद्रोहियों के विश्वास को, आत्मविश्वास को बढ़ाया। मध्य बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, तो दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय ने विद्रोहियों को समर्थन और नेतृत्व दिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में भी विद्रोह की शुरुआत हजारीबाग और रामगढ़ के सिपाही द्वारा जमींदार माधो सिंह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हुई और रांची इसका प्रमुख केंद्र बना। वहां पर विद्रोहियों को जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, कारण कि अधिकांश जमींदार जो थे वो अंग्रेज समर्थक बने हुए थे। अंग्रेजी कप्तान मिडल्टन के नेतृत्व में विद्रोहियों को दबा दिया गया। सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कोलों ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोहियों को जनवरी 1858 में जाकर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफलता भी मिली। अंततः कैप्टन डाल्टन ने इस विद्रोह के दमन में सफलता प्राप्त की। तो इसे मानचित्र पर अगर हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 1857 का विद्रोह किसी एक क्षेत्र का सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण दोनों बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जैसे मुजफ्फरपुर में देखते हैं, पटना में देखते हैं, भागलपुर, मुंगेर, संथाल परगना का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र। दक्षिण में देखते हैं तो हजारीबाग, पलामू, दुमका, रांची, रामगढ़ तक का क्षेत्र। पश्चिम बिहार में देखें तो यह आरा होते हुए बलिया यूपी के सीमा तक, वहाँ तक ये विद्रोह पहुँच जाता है। तो मतलब कि इसका स्वरूप जो है बिहार में किसी एक क्षेत्र में या किसी एक ज़िले में निश्चित नहीं था, बल्कि यह विद्रोह जो 12 जून को बिहार में हुआ, वहाँ से लेके 1858 के जनवरी तक अंग्रेजी सेना विद्रोहियों को काबू करने में नाकाम रही थी और लगभग पूरे बिहार में विद्रोह फैल चुका था। सिपाहियों के नेतृत्व में, स्थानीय निवासियों के नेतृत्व में, स्थानीय किसानों के नेतृत्व में, और इसमें सबसे सशक्त चुनौती जो है अंग्रेज़ों के सामने वह कुंवर सिंह ने ही दी थी। हालांकि अधिकांश जगहों पर जमींदारों या स्थानीय शासकों या मुखिया प्रधानों ने जो विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था वे अंग्रेज़ी सत्ता के सामने बहुत अधिक देर तक नहीं टिक पाए, उनका प्रतिरोध नहीं कर पाए। लेकिन सांकेतिक ही सही, वास्तव में ही सही, क्षणिक रूप से ही सही, लेकिन उसने अंग्रेज़ी सत्ता को चुनौती दी। उनके सिपाहियों को कई जगह, अंग्रेज़ी सेना को कई जगह हार का मुंह देखना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। कई जगह पर अंग्रेज़ी प्रशासन ठप हो गया या लगभग लुप्त हो गया और कुछ समय के लिए विद्रोहियों की सत्ता भी कई क्षेत्रों में स्थापित हो गई। लेकिन उनका वास्ता दुनिया के सबसे मजबूत ताकत से था, जिसको वे अपने सीमित संसाधनों के बलबूते नहीं हरा सकते थे, उन्हें नहीं पीछे ढकेल सकते थे और अंततः वह शक्ति उन्हें कुचलने में सफल हो गई। सबसे ज़्यादा चुनौती वीर कुंवर सिंह और उसके भाई ने दी, जबकि अन्य शक्तियां जो थी बिहार में वो तेज़ी से उनको शीघ्र ही दबा दिया गया। 1857 का विद्रोह जो है वो भले ही तात्कालिक तौर पर क्षणिक साबित हुआ या कुछ समय में ही दबा दिया गया और इस क्षेत्र में फिर 1857 जैसा विद्रोह निकट भविष्य में उपस्थित होने की गुंजाइश नहीं पैदा हुई। लेकिन 1857 के विद्रोह का महत्व यह था कि इसने पहली बार अंग्रेज़ों के सामने सबसे सशक्त चुनौती प्रस्तुत की।
उसने कई जगह पर अपनी वीरता से अंग्रेज़ों को पराजित किया। अपने सीमित संसाधनों के बूते भी अंग्रेजी सेना को, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, उसे कई जगह पर पीछे हटने को मजबूर किया, कई जगह पर उन्हें परास्त किया। सबसे बड़ी बात हुई कि 1857 के विद्रोह में जो स्थानीय स्तर पर अलग अलग शक्तियाँ विद्रोहियों का नेतृत्व की, जो विद्रोही गुट आगे बढ़कर अंग्रेज़ों से लोहा लिया, वो अपने अपने क्षेत्रीय इतिहास में एक महान नायक के रूप में स्थापित हो गए और उनके वीरता की किस्से कहानियाँ उस क्षेत्रों में किंवदंतियों की तरह प्रचलित हो गए। वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए, जिसने अपने प्राणों को निछावर करके भी उस समय के सबसे शक्तिशाली और अत्याचारी लुटेरी सरकार को टक्कर देने का साहस किया। और उनके ये किस्से, उनके महानता के ये किस्से, उनके हीरो वाली छवि ये आने वाली पीढ़ियों को भी रोमांचित करती रही और इसी वजह से तात्कालिक तौर पर 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने दबा दिया, उसमें विजय पा ली, उससे पार पा लिया। लेकिन ये जो नायक उनसे उभरे, जो इतिहास में, क्षेत्रीय इतिहास में, राष्ट्रीय इतिहास में एक बड़े नायक की तरह अपना स्थान बनाने में सफल हो गए, अपने क्षेत्र के लोगों का प्रेरणा स्रोत बन गए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हीरो बन गए, वो आगे उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने का जज्बा पैदा करते रहें, उन्हें हिम्मत देते रहें और उसी बलबूते ये 50 साल लंबी लड़ाई, स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई देखते हैं कि कई दशकों की लड़ाई के बाद भारत को आज़ादी मिल सकी, तो ये टॉनिक का काम उनके लिए करता रहा, ये उनके लिए एक ऊर्जा का काम करता रहा। 1857 का विद्रोह तात्कालिक रूप से अंग्रेज़ों को जितना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान यह बाद में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों को पहुंचाया। जब विभिन्न आंदोलन अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ उठे, चले, बढ़े, आगे बढ़े, तो उस समय ये इन नायकों की छवि जो है वो जनता के सामने प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित हुई। स्थानीय गाथाओं में, किस्सों में, नारों में या गीतों में ये लोक नायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देने का काम करते रहें और 1857 से विद्रोह से ज़्यादा नुकसान ये बाद में अंग्रेज़ों को पहुंचाने में सफल रहे। इसमें अब हम लोग चर्चा करते हैं 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह क्या क्या योगदान रहा। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जो कौन थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे, जिसमें 1857 के विद्रोह के नायक के रूप में वीर कुंवर सिंह पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।